Next is my dear साइक्लोइडल गियर। ये वो दूसरी प्रोफाइल है माय डियर जो बाय नेचर कॉन्जुगेट है, और ये भी हमें नेचर का एक दूसरा, नेचर का नहीं बोलूंगा, मैथमेटिक्स का एक दूसरा गिफ्ट है ये कर्व, जो कि माय डियर गियर लॉ ऑफ गियरिंग को फॉलो करता है। एंड माय डियर मैथमेटिक्स जब इस कर्व को देता है तो जैसे हमने साइक्लोइडल से पहले इन्वोल्यूट को डिफाइन किया, साइक्लोइडल को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहते हैं कि कब हमें साइक्लोइडल मिलेगा, तो माय डियर यहां पर इस बार लाइन को आपको रखना है स्ट्रेट, दिस इज द फिक्स स्ट्रेट लाइन, और इसके ऊपर मैंने यहां पर आपके सामने के लिए लिया है सर्कल। पिछली बार सर्कल फिक्स था, लाइन मूविंग थी, इस बार लाइन फिक्स है, सर्कल मूविंग है। एंड माय डियर जब हम इस सर्कल को ऐसे घुमाएंगे, रोलिंग मोशन देंगे, तो ये सर्कल ऐसे मूव करता हुआ आगे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। और माय डियर जब ये सर्कल ऐसे जाएगा तो आपने अगर किसी एक पॉइंट को इस सर्कल के पकड़ लिया जाएगा, आपने कहा कि आई विल सी दिस पॉइंट, तो अगले पॉइंट पर ये पॉइंट ऑब्वियस सी बात है जब आप देखोगे तो आगे चला जाएगा ये पॉइंट, इट विल गो लाइक दिस। और अगर आप इस पॉइंट, कहने का मतलब ये है कि जब ये सर्कल ऐसे घूम रहा है, क्योंकि अगर ये ऐसे घूम रहा है तो अगर ये पॉइंट यहां पर ऐसे है तो दिस पॉइंट विल बी हेयर और दिस पॉइंट विल बी हेयर, इस तरीके से, नॉट हेयर मैंने अपोजिट बना दिया। तो अगर ये केस है तो ये जो पॉइंट है जब ये सर्कल प्योर रोलिंग मोशन में होगा तो ये ऐसे मूव करता रहेगा। किसी भी एक पॉइंट का लोकस अगर आप देखोगे, जब एक सर्कल एक फिक्स स्ट्रेट लाइन पे प्योर रोलिंग मोशन में है, माय डियर जब सर्कल फिक्स था, लाइन प्योर रोलिंग में थी, तो जो कर्व मिलता था वो इन्वोल्यूट था। अब जब लाइन फिक्स है और सर्कल प्योर रोलिंग में है, तब माय डियर जो कर्व मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी साइक्लोइडल। सो माय डियर साइक्लोइडल कर्व को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए सर्कल which is having some pure rolling motion, which is having some pure rolling motion with respect to a fixed straight line. And my dear, this type of profile which we will get is known as cycloidal profile, and this is known as cycloidal profile. और अगर हम cycloidal profile के लिए straight line की जगह एक बहुत बड़ा सर्कल ले लें, और हमने कहा इस बहुत बड़े सर्कल पे एक छोटे से सर्कल का प्योर रोलिंग मोशन कराएंगे कुछ इस तरीके से कि पहले ये इस सर्कल के अंदर घूमेगा, उसके बाद ये इस सर्कल के बाहर घूमेगा। तो आधा मोशन जब ये यहां और आधा मोशन बाहर करेगा, उस समय पर हमने अगर इसके किसी एक पॉइंट का लोकस देखा तो माय डियर उस पॉइंट का लोकस कुछ इस तरीके का हमें मिलता है। जब ये यहां से यहां तक घूमा अंदर की तरफ तो इस तरह का लोकस कुछ मिला, इसके बाद जब ये बाहर अपना रोटेशन कर रहा होगा तो इस तरीके का लोकस आएगा। सो माय डियर ये जो लोकस हमें मिलता है, इस लोकस के इस पार्ट को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज हाइपोसाइक्लॉइड, इसको बोलते हैं एपीसाइक्लॉइड। एंड माय डियर हमारे गियर को बनाने के लिए हम इसी को यूज करते हैं। ये सरफेस कुछ कुछ कनकेव जैसा होता है और ये सरफेस कुछ कुछ कन्वेक्स जैसा होता है। सो माय डियर कुछ इसी तरीके के प्रोफाइल के साथ अगर हम गियर बनाएं तो कुछ इस तरीके का गियर बनता है। दिस इज साइक्लोइडल गियर। एंड माय डियर ये साइक्लोइडल गियर में जब हमने साइक्लोइड को डिफाइन किया, कोई फिक्स सर्कल इस बार नहीं है, तो बेस सर्कल नाम की चीज साइक्लोइडल गियर में आती ही नहीं है। और क्योंकि बेस सर्कल नाम की कोई चीज नहीं है तो माय डियर बेस सर्कल को टेंजेंट रहना भी जरूरी नहीं है, और ऐसा होने के कारण यहां पर प्रेशर एंगल कांस्टेंट नहीं रहता। प्रेशर एंगल माय डियर पहले हमेशा, चाहे मोशन जब भी हो रहा होता है, हमेशा इट चेंजेस। एंड माय डियर ये कन्वेक्स पार्ट, ये कनकेव, तो जब दूसरे गियर से मिलेगा तो दूसरे का कन्वेक्स इसके कनकेव से मिलेगा, दूसरे का कनकेव इसके कन्वेक्स से मिलेगा। एंड माय डियर प्रेशर एंगल कभी जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो नहीं बोलूंगा, पहले मिनिमम से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, इस तरीके से माय डियर फाई वेरी करता रहता है। तो साइक्लोइडल गियर में प्रेशर एंगल कांस्टेंट नहीं होता, इट इज वेरिएबल। अब माय डियर जब यहाँ प्रेशर एंगल वेरिएबल है तो यहाँ पर एक बात कही जाती है कि जो साइक्लोइडल गियर है वो बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं, क्योंकि नॉर्मल इन्वोल्यूट में एक ही तरह का प्रोफाइल होता था, यहाँ दो प्रोफाइल है, एक हाइपोसाइक्लॉइड और एक एपीसाइक्लॉइड, और दो प्रोफाइल होने के कारण माय डियर दीज गियर्स आर वेरी वेरी कॉस्टली, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि ये गियर्स यूज भी नहीं होते। माय डियर नो डाउट दो प्रोफाइल होने के कारण ये कॉस्टली तो है, बट माय डियर इसके कारण इनका यूज ना होना ये बिल्कुल कहना गलत है। क्योंकि माय डियर जब हम बात करते हैं इन्वोल्यूट की, तो इन्वोल्यूट के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी है इंटरफेरेंस। एंड माय डियर
साइक्लोइडल गियर्स के अंदर इंटरफेरेंस नाम की कोई चीज होती ही नहीं। और अगर साइक्लोइडल, क्योंकि बेस सर्कल नहीं, तो बेस सर्कल की कोई लिमिटेशन नहीं कि इसके ऊपर होगा इन्वोल्यूट इसके नीचे होगा इन्वोल्यूट, तो ऐसी लिमिटेशन नहीं होने के कारण माय डियर इंटरफेरेंस नाम की चीज से ये गियर मुक्त है। और अगर इन गियर में इंटरफेरेंस नहीं है माय डियर, तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ्स की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मान लेते हैं कि एक साइक्लोइडल टीथ बनाने में हमें उतना खर्चा आता है जितना 2 इन्वोल्यूट बनाने में आता है। तो इफ दिस इज द केस, तो मैंने आपसे कहा अगर ऐसा भी है तो मान लो जिस इन्वोल्यूट में हमें 30 टीथ बनाने पड़ते हैं, अगर वहां पे हम साइक्लोइडल में 15 टीथ ही बनाए तो माय डियर कोस्ट तो बराबर हो गया। और अगर ऐसा हुआ तो हम साइक्लोइडल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि माय डियर साइक्लोइडल में अगर हमने 15 टीथ बना दिए, वहां 30 है तो कोस्ट वाइज, बल्कि अगर 14 टीथ कर दिए तो साइक्लोइडल का कोस्ट कम हो जाएगा इन्वोल्यूट से। तो माय डियर साइक्लोइडल गियर को हम यूज नहीं करते हैं, तो उसका रीजन इसकी कोस्ट नहीं है, उसका रीजन है माय डियर इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस। जब यहां पर कोई बेस सर्कल नाम की चीज नहीं है, तो माय डियर जब साइक्लोइडल गियर की हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो यहां पर जो एंगुलर स्पीड का रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। अगर वाइब्रेशंस पिक्चर में आए तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 फॉर साइक्लोइडल गियर्स गॉट चेंज। वो रेशियो माय डियर कांस्टेंट नहीं रहता, वो रेशियो जो होता है हमारा चेंज होने लगता है। और अगर वो रेशियो माय डियर हमारा सेम नहीं रहेगा, चेंज होगा, तो ओमेगा रेशियो जिस डिवाइस के लिए चेंज हो उसको हम गियर्स बोल ही नहीं सकते, क्योंकि गियर्स की डेफिनेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि उसका ओमेगा रेशियो जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ओमेगा रेशियो ही कांस्टेंट नहीं है माय डियर, तो उसको गियर कहना ही बेईमानी है। तो माय डियर अगर वाइब्रेशंस हुए तो माय डियर सिस्टम के अंदर अगर साइक्लोइडल गियर लगे हैं तो ये गियर की तरह काम नहीं कर पाएंगे, ओमेगा रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा। और अगर ऐसा है माय डियर तो गियर होते हुए भी ना जैसे हुए, क्योंकि साइक्लोइडल गियर्स आर नो डाउट बेस्ट अगर हम इन्वोल्यूट और साइक्लोइडल को कंपेयर करें, बट जब तक वाइब्रेशन नहीं हो तब तक। पर इन्वोल्यूट गियर को भगवान का एक बहुत बड़ा वरदान मिला है कि वो वाइब्रेशंस में काम कर सकते हैं। और माय डियर जब हम वाइब्रेशंस को एनालाइज करेंगे तो मैं प्रूव करूंगा आपके सामने कि वाइब्रेशंस को हम चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते। वाइब्रेशंस इन रनिंग सिस्टम कैन नेवर बी जीरो। और जब उनको हम चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते हैं, इन दैट केस माय डियर हम साइक्लोइडल को यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस गियर को हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है, सिर्फ हमें यही जानना था कि क्यों यूज में नहीं है। With this, we have completed the profile design part. Let us see 1 to 2 more problems on the gears. And one is a gear set has a pinion. A gear set has a pinion with 20 teeth and a gear with 40 teeth. The pinion runs at a speed of 30 rps and transmit a power of 20 kilowatts. The teeth are on the 20-degree full depth system have a module of 5 mm. The length of line of action is 19 mm. Find out the contact ratio of the contacting tooth is. My dear, हमसे contact ratio पूछा हुआ है। हम अच्छे से जानते हैं contact ratio is defined as arc of contact to the circular pitch. Arc of contact is defined as path of contact divided by cos phi. Path of contact is given as 19 cos 20. From here we will be getting the arc of contact and that will be 20.21 mm. अब अगर हम सर्कुलर पिच की बात करें तो इट इज गिवन बाय पाई डी। नंबर ऑफ टीथ को मैं z से दिखा रहा हूं, पाई डी बाय z। सो अगर हम पाई डी बाय z यहां पर लगाएंगे, और हम ये भी जानते हैं मॉड्यूल होता है d बाय z, दिस इज पाई इंटू m, सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 पाई mm। एंड माय डियर हमें निकालना है कॉन्टेक्ट रेशियो 20.21 by 5 pi. You will be having that 1.29 to be the answer.
एंड इसका आंसर का मतलब है कि 29% of the total engagement period time there will be two pairs in contact. So my dear, center distance निकालने वाले क्वेश्चंस और कॉन्टेक्ट रेशियो, इन सब पर जो मेजरली क्वेश्चन हम और भी देखने वाले हैं, क्योंकि मशीन डिजाइन में सब चीजें हमें फिर से पढ़नी होंगी, और वहां पर हम जब डिजाइन ऑफ गियर टीथ पढ़ेंगे तो और कुछ नए तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो गियर्स की अगर हम बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज टोटल गियर पार्ट इज कंसर्न। तो जनरली 4 से 5 नंबर के गियर्स आने के चांसेस पेपर में रहते हैं। गियर ट्रेन से क्वेश्चन बनता है, एक मशीन डिजाइन में फोर्सेस के ऊपर से गियर का क्वेश्चन बनता है, और एक गियर की मैन्युफैक्चरिंग से टोटल 4 to 5 मार्क्स की जनरली वेटेज रहने के चांस रहते हैं फ्रॉम द गियर्स।